नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सम्राट सरकार, चुनौतियां हजार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं लेकिन सवाल यह है कि ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपकर एक तीर से कई निशाने तो साधे हैं। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर एनडीए के लव कुश समीकरण को एक बार फिर मजबूत करने की कोशिश की है। बिहार में लव कुश समुदाय परंपरागत रूप से नीतीश कुमार के साथ रहा है और यह एनडीए का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद इस परंपरागत वोट बैंक में किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव खेल दिया है। कितना कारगर साबित होगा ये वक्त बताएगा। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने सबसे पहले जदयू को मजबूत रखने का एक समीकरण, एक मास्टर प्लान तैयार किया और फिर तब बीजेपी को पहला मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य दिया। अस्वस्थ और बीमार के रूप में परोसे जाने वाले नीतीश कुमार ने कितनी दुरुस्त चाल चली। लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता में शामिल भाजपा ने पहली बार राज्य में अपना सीएम बनाया है। अब तक एनडीए सरकार का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करते रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद अब भाजपा को सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला। अब जब बिहार में भाजपा का सीएम बन गया है तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज होने की चर्चा जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बात कही जा रही है कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होते ही नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन पर चर्चा होने लगी है। सम्राट के शपथ लेते ही उनके समर्थक बुलडोजर बाबा कहने लग गए हैं। तो क्या ये जो बुलडोजर जो यूपी में चला, क्या आने वाले दिनों में बिहार में चलने वाला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए भी बहुत कुछ समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की सियासत को समझ पाना हर किसी के बस की बात है नहीं, हर कोई अंदाजा लगाता है, लेकिन ये सियासत कब कहां पर पलटी मार जाए ये शायद किसी को पता नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी जो सम्राट बने, उनका राजनीतिक सफर 1999 में, आपको बता दें, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने और उम्र कम होने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। ये राजनीतिक सफर है जो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा, आप समझते रहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे आपको जो समीकरण साधने की कोशिश साफ तौर पर की गई है और ये कहा जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी बाबा का बुलडोजर चलेगा और वो कितना इफेक्टिव होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन ट्वीट क्या किया तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी जी द्वारा आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की गद्दी से उतरने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई और मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे, अप्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि वर्षों के शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों, सतत विकास के सभी सूचकांकों सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ध्वस्त विधि व्यवस्था, आय, निवेश, खर्च, खपत, नौकरी, रोजगार, ये तमाम चीजें उन्होंने कही और कहा कि आशा है कि नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति, सौहार्द, सुरक्षा, सर्वांगीण सुधार के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे। ये ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए गए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चलते रहेंगे। इन सब के बीच हम आपको सवाल भी अहम दिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि वो सवाल देखिए, बिहार में अब सम्राट मॉडल नीतीश से कितना अलग होगा, ये एक अहम सवाल है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी है, बिहार में सम्राट सरकार कैसे बचेगा जेडीयू का जनाधार, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अटकलें की जा रही है। बागडोर बिहार के सम्राट के हाथ है, जनता का साथ मिलेगा, तो कई सारे सवाल है। और कहां से लीड होगी, क्योंकि बात ये कही जा रही है कि जो लीड किया जाएगा वो अमित शाह के द्वारा ही लीड किया जाएगा।
ये फिलहाल है, लेकिन अभी जो ताज है सर पर वो कांटों से भरा है और चुनौतियां अपार हैं। इनका सामना कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच तमाम गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। शाहान परवेज जेडी नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अफरोज आलम कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराते रहेंगे। मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, सीधे रुख करते हैं। मनीष पांडे जी, सम्राट, बिहार का सम्राट बना दिया गया उन्हें, नई जिम्मेदारी, नया ताज, और इन सब के बीच ये भी बहुत बड़ा सवाल कि अपने आप को प्रूफ करना है। क्या खासियत देखी, क्या चीज़ें ऐसी देखी सम्राट में जो बिहार का सम्राट उन्हें बना दिया? आपकी तर्कश में तो और भी तीर थे, क्या कहें? मनीष पांडे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? अनम्यूट कर लो और बोले। हाँ, बोलिए। मैं सम्राट चौधरी जी को उनके मुख्यमंत्री बनने पर मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, और एक स्वर्णिम इतिहास कायम होगा। एक जो नीतीश जी ने जो एक लकीर खींची है, उससे और बेहतर लकीर खींचे और उसमें कामयाब हो सम्राट चौधरी जी, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जहां तक आपने अभी जो सवाल किए मुझसे, तो पहले तो मैं पूरे पैनल को, आपके दर्शकों को बता दूं कि ऑलरेडी पहले से ही भाजपा के नेता, विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी जी थे ही, इसीलिए वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। अब जब नीतीश जी की इच्छा हुई कि वह एक और सदन के सदस्य बने, उच्च सदन में जाएं, उसके बाद जो रिक्त पद खाली हुआ या एनडीए में जो सहमति बनी, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। तो जो हमारे नेता पहले से थे, उनको फिर से हमारे विधायकों ने उनको नेता चुना, और फिर एनडीए विधानमंडल दल का भी नेता चुना गया, जिसकी वजह से वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें जो बातें ये अच्छी बात है, आपने चुन लिया, ताजपोशी हो गई, गद्दी दे दी गई, ताज पहना दिया गया, सब कुछ हो गया। आगे क्या? जनता तो ये सोच रही, क्या वो बाबा का बुलडोजर वाले जो नारे लग रहे थे, और आपने जैसा कि कहा कि इतिहास दोहराएंगे, तो क्या ये बुलडोजर वाला इतिहास दोहराने जा रहे हैं बिहार में? नहीं, देखिए, बहुत आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक तो बात सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है सत्ता का। दूसरी बात है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था, या एनडीए के हमारे नेताओं ने जो बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे तो काम सरकार बनते ही चालू हो गया जी, और नीतीश जी के नेतृत्व में ही उस पर काम चालू था। अब बिहार में जो 2-3 मूलभूत जो हमारी चुनौतियां हैं या हमारे कमिटमेंट हैं, बाढ़ की है, पलायन का है, रोजगार का है, इस पर वर्क सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, संपन्नता हो, अपने स्तर पर, जो जिस स्तर पर है उस स्तर पे संपन्न हो, हर ग्रेड में, जिसको कहते हैं हर लेवल पे संपन्नता रहे, जो जिसकी मौलिक जो सुविधाएं, मौलिक जो उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और खास करके बाढ़ की जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है, और उद्योग, इन 3 चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार की जनता से वादा किया है, और आने वाली सरकार भी, नीतीश जी भी उस पर काम कर रहे थे, सम्राट जी, यानी कि ये आप मान रहे हैं कि इससे पहले जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए, ये मान रहे हैं आप ना? वादे कंप्लीट नहीं हुए, उन वादों पर काम तो हो ही रहा है। पलायन कम हुआ है, बाढ़ की समस्याओं में आप देख रहे हैं कि नहरों को, गंगा जी को चलिए ठीक है। मनीष पांडे, शायद मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, मैं चाहूँगा इनकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ इस वक्त शाहान परवेज आरजेडी के प्रवक्ता और गेस्ट कुमार कौशलेंद्र वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो, मैं आऊँगा। शाहनवाज परवेज, किस तरह से देखते हैं ताजपोशी को, और ताजपोशी के बाद जो नारे लगाए जाते हैं उसको, और
जो चुनौतियों की बात की जा रही है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को प्रेजेंट बीजेपी ने किया है, उसको लेकर आपकी राय? देखिए सर, इस बारे में कोई भी कुछ बोल ले और अपने अपने सबके अपने अपने आकलन है, सबका अपना अपना अनुभव है और सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है जो बयां कर रहे हैं। कई पत्रकार अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कई टीवी चैनल से प्रवक्ताओं का अपना अपना मंतव्य आ रहा है। मगर सवाल आज केवल इतना ही है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक जो भविष्यवाणी की थी कि 2025 चुनाव के बाद अगर एनडीए को मैंडेट मिलता है तो निश्चित रूप से ये मैंडेट जो है वो उसको बीजेपी मैनिपुलेट करेगी और नीतीश कुमार जी सत्ता के शिखर पे नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी 5 सालों तक ये सरकार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। और आपको जैसा याद होगा कि तमाम प्रवक्ता बीजेपी के बैठकर और कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी इस बात का लगातार टीवी पे बैठ के खंडन करते थे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, नहीं आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, वो बातें निराधार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो कहा उसका वो लगातार मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया जी कि तेजस्वी जी बातें सही नहीं बोल रहे हैं और बीजेपी अपने डिफेंस में आ गई कि हमारे नेता नीतीश जी थे और हैं और रहेंगे। तो अभी 2-3-4 महीने के बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश जी को बिहार की कुर्सी से उतार दिया गया और उतारने के बाद में उनको राज्यसभा भेजने का ये जो एक सगुफा क्या आपको शायद कैसा आप मानते हैं कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ही सब कुछ हुआ है? क्योंकि इसके पीछे एक रणनीति कही जा रही है नीतीश कुमार की, खासकर कही जा रही है। हम लोग सब कुछ सेट करके सम्राट चौधरी को की ताजपोशी हुई है, ऐसा लग रहा है। देखिए बीजेपी जानती थी कि कभी भी वो डायरेक्ट चुनाव में सत्ता में हासिल नहीं कर सकती और बिहार की जनता कभी भी बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं देगी। ये बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं को और सारे सर्वे इनके जो इंटरनल सर्वे है उसमें ये क्लियर हो गया था कि बिहार भारतीय जनता पार्टी की छवि पे और उनके नेतृत्व पे जिस प्रकार का उनका जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ ये बात एक खबर मैं आपको एक बात बता दूं मैं आपको। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने सबसे पहले जदयू को मजबूत रखने का समीकरण तय किया और फिर तब बीजेपी को पहला मुख्यमंत्री देने की बात सामने आई। ये बात अंदर खाने कही जा रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए इत्तेफाक तो हमारे रखने और ना रखने से अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। इत्तेफाक देखिए बिहार की 12 करोड़ जनता को रखना है और वो इत्तेफाक इस सरकार से बिल्कुल नहीं रख रही है। और जनता दल यूनाइटेड के जो इनके नेता है, मैंने ये भी जो अपनी बातें मैंने शुरू की थी वहां से फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जब देखिए नीतीश कुमार जी अगर वो इत्तेफाक नहीं रख रही तो वो सत्ता में कैसे, सवाल ये भी पूछा जाएगा शाहनवाज भाई। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी राज्यसभा का फॉर्म भरने जा रहे थे तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने जो बात कही उस पर मुहर लग गई। बावजूद इसके कि जनता दल यूनाइटेड के कई सारे साथी हमारे सामने आए और उन्होंने सामने आकर ये बात कहा कि नहीं अब निशांत कुमार को सत्ता मिलनी चाहिए और निशांत जी सत्ता की तैयारी कर रहे हैं और निशांत जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो बड़ी आश्चर्य के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि निशांत कुमार जी कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे। चलिए ठीक है, मैं तो शाहनवाज भाई वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपकी बात है कि और भी अफरोज आलम अपनी बात को रखे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। ठीक है और ये सरकार जो बनी है ये जनता की सरकार नहीं है, ये हथगंडों की सरकार। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अफरोज आलम आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे ताजपोशी को लेकर? कांग्रेस किस तरह से देखती है और सोचती है? बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार जो बनी है, ताजपोशी को लेकर कांग्रेस पार्टी और हमारा तो यही कहना है कि बिहार में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, जनादेश चोरी करके सरकार बनी। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाकर और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर भाजपा बिहार का अपमान करते हुए आज अपने हाथ में कमान लेने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये हमारे आरजेडी के जो प्रवक्ता मेरे मित्र बोल रहे थे, अपमान इसमें क्या लगा? इसमें अपमान आपको क्या लग रहा है, बताएं अपमान क्या लगा? कि बिहार की जनता ने जनादेश दिया था नीतीश कुमार के नाम पर
सम्राट चौधरी जी के नाम पर जनादेश नहीं दिया था, भाजपा के नाम पर जनादेश तो नहीं दिया था, जदयू और नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश दिया था। लेकिन आज नीतीश कुमार को 2-3 महीने के बाद ही इन लोगों ने कुर्सी से उतारकर अपने हाथ में बिहार की बागडोर ले ली। लेकिन डायरेक्ट भाजपा सरकार में कभी बिहार में नहीं आई और आगे भी जनता इसका जवाब देगी। आगे भी इनको जब सामने की लड़ाई होगा तो बिहार की जनता भाजपा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिहार के जनादेश का चोरी है, वो जवाब देगी। लेकिन आपके साथ क्या मसला है? आप नफ्स क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आपका हाथ कब थामेगी? क्या मसला है आपके साथ? हम लोगों ने इस बार चुनाव में मेहनत किया था, भले हम लोगों को उतनी सीटें नहीं आई जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे। नहीं, आपके हम देखते हैं कांग्रेस के साथ तो यही मसला रहता है, वो ईवीएम में उलझी रहेगी कि ये दिक्कत, वहां दिक्कत, वो दिक्कत, चुनाव आयोग गड़बड़, इसी में उलझे हुए हैं। तो जनता का कहां से नफ्स पकड़ पाएंगे? ये भी तो कहा जा रहा है। सर आज बिहार की जो स्थिति है हम लोग देख रहे हैं, आपको भी जानकारी होगी, हमारे जितने यहाँ लोग बैठे हुए सभी लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ सरकार के खजाने में कितने पैसा है। पता है, मार्च में लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं किसी का पेमेंट नहीं हो पाया। सदर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग में पैसा नहीं है क्योंकि सभी पैसा को चुनाव में लुटाया गया, 10-10 हजार रुपया बांटे गए। आज बिहार की जो स्थिति है, बिहार का खजाना खाली पड़ा हुआ है, पैसा दे देकर वोट लिया गया। आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पैसा दे देकर और महिलाओं के खाते में वोट लेकर इन्होंने सरकार बनाया है। और तो वो जब बना रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपको आना चाहिए था ना बताने के लिए। हम लोगों ने तो आवाज उठाए, हम लोगों ने तो आवाज उठाया। आप गए, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, कहीं कोर्ट गए, दिखाइए कुछ हमें। हम लोग चुनाव आयोग तक गए, हम लोग आवाज उठाते रहे। तो आपको भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे तो भरोसा नहीं है, आप तो कहते रहे भरोसा नहीं है, तो वो तो चुनाव आयोग के बारे में तो खुली भरोसा है कि अच्छा है कि नहीं? चुनाव बच्चा जानना है, फिर वही हिंदुस्तान का बच्चा। आपने कहा चुनाव आयोग गए, भरोसा है नहीं तो क्यों गए? क्यों गए आप? भरोसा तो है नहीं। चुनाव के दौरान तो हम चुनाव आयोग के पास ही जाएंगे। अभी आपने कहा कि चुनाव आयोग, ये दोहरा मापदंड क्यों है? पहले स्पष्ट होइए। मुझे लग रहा है कांग्रेस कंफ्यूज हो गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा उसे जाना कहाँ है। आप एक तरफ कहते हैं चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं आप भरोसा भी नहीं। मैं आऊंगा, ये कंफ्यूजन की स्थिति, मैं आऊंगा आपके पास। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ है। चंदन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप चंदन मिश्रा जी? वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, किस तरह से देखते हैं जो कुछ बिहार की राजनीति? कहते हैं कि जो सियासत, जो राजनीति होती है बिहार से शुरू, यूपी से शुरू होती है, बिहार पे जाके खत्म हो जाती है। बिहार में ताजपोशी हो गई है, और इस ताजपोशी को किस तरह से देखते हैं? किस तरह की चुनौतियां सामने हैं? किस पे काम करना है? और ये ताज कैसा ताज है? कहीं कांटों वाला ताज तो नहीं है? अजहर जी, मुझे लगता है कि हमारे जितने पैनल में साथी बैठे हुए हैं जी, इन लोगों को अपने अपने ढंग से चीजों को एनालाइज किया है और हर का दृष्टिकोण होता है कि कैसे हम चीजों को देखें। सहमत, ठीक ना? तो इस लिहाज से देखिए तो बिहार में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। और इस नेतृत्व परिवर्तन में सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री बने, जदयू अब उनके पीछे है, अब भाजपा आगे रहेगी। बड़ी चुनौतियां हैं। ये जो ताज है वो कांटों का ताज ही कहा जाएगा अभी, क्योंकि नीतीश जी ने प्रशासन और शासन की जो लकीर खींची थी, यह लकीर सचमुच बहुत लंबी लकीर है। और उनके शासन काल में जितने तरक्की या बेहतरी होनी थी बिहार की, उन्होंने किया भी अपने, और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे थे। भाजपा का साथ उनका रहा पिछली बार। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि चंदन मिश्रा जी एक बाइट सुनाना चाहूँ, मैं चाहूंगा एक पुराना बयान है सम्राट चौधरी का, मैं चाहूंगा कि उसे प्ले किया जाए। एक पुराना बयान है, आप सुनिए। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। चंदन मिश्रा जी क्या कहेंगे? जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं, ये पहले का बयान है जो मैंने सुनाया,
और आपने इसलिए सुना है क्योंकि आपने कहा कि किस दिशा में बढ़ना है, क्या वही हिंदुत्व वाला एजेंडा और वही फॉर्मेट जिस पर खासकर जोर दिया जाता रहा है उसी को जोर दिया जाएगा और आज फिलहाल आने वाले कुछ समय में हम बड़ा ऐलान दे सकते हैं, खासकर क्या बुलडोजर गरजता हुआ आपको नजर आने वाला है बिहार में, ऐसा मानते हैं? एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वह अन्य राज्यों की तुलना में अलग पॉलिटिक्स है, राजनीति। वहाँ गठबंधन की सरकार है और जनता दल यूनाइटेड, वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से, कुछ कालखंड छोड़ दीजिए इसमें राजद का साथ था, जदयू का, बाकी समय इन लोगों ने साथ मिलकर निभाया और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल जिस ढंग से कहते हैं कि कम सीटें आने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी मिली और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरे 5 साल तक सपोर्ट किया। ठीक है, बीच में नीतीश जी गड़बड़ हुए, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन की जो एक लाइन थी, उस लाइन के इतर काम करने का कहीं कोई मौका मिलेगा नहीं। उन्हें बेहतर करना पड़ेगा और बेहतर करने में बुलडोजर हो या फिर प्रशासन को कैसे दूर करें और उसके अलावे जो विकास की जो रेखाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, खास करके बेरोजगारी दूर करने वाली बात है, उससे कैसे उसकी चुनौतियों को फेस करें, इन सब चीजों से सामना होगा। जैसे साथियों ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट भी उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिहार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इस लाइन पे आगे बढ़ना होगा। और नीतीश जी कहीं गए नहीं है। नीतीश जी अगर राज्यसभा में गए हैं तो उसका मतलब उन्होंने कहा भी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में परसों स्पष्ट कहा है कि मैं गाइड करता रहूंगा, मैं लगातार बिहार पे मेरी नजर होगी। इसलिए जदयू के जो के साथी लोग जो मुख्यमंत्री पद पे शपथ उन्होंने ली है, वे लोग अनुभवी हैं, जानकार हैं और पूरी टीम भाजपा का अनुभवी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, चमत्कारिक ढंग से बुलडोजर चलने लगेगा और ये सारी चीजें होंगी। मुझे लगता है कि अभी जब गठबंधन की सरकार है, मैं आता हूँ, आपने बात की कुमार शैलेंद्र जी, क्या सम्राट चौधरी मात्र एक चेहरा है, चलाएंगे अमित शाह और चलेगी जो चीजें वो दिल्ली से चलेंगी, क्या मात्र एक चेहरा, इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं? इनसे मुझसे जानना चाह रहे हैं? जी जी, विनय कुमार जी, आपसे। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बिहार में उनका ये ऐतिहासिक दिन है। एक लंबे कालखंड से भारतीय जनता पार्टी के नेता चाह रहे थे कि मेरा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो। बिहार की भूमि उर्वरा भूमि रही है, ये आर्यभट्ट की भूमि रही है, चाणक्य की भूमि रही है, महावीर की भूमि रही है, गौतम बुद्ध की भूमि रही है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही है। तो इस भूमि में समावेशी सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा और नीतीश कुमार के साथ 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी चलकर आज ऐसी स्थिति में आई कि उसका व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। लेकिन आप देखिए कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है भारतीय जनता पार्टी से? सम्राट चौधरी, जिसका न तो बीजेपी का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, न तो कभी संघ में प्रशिक्षित रहे। शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई? तो मदरसा में उनकी शुरुआती शिक्षा हुई, जहां बचपन में हिंदी के साथ वो उर्दू सीखते थे। तो ऐसे तो क्या सम्राट चौधरी रबड़ स्टैंप है? आप तो क्या संस्कार के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है सम्राट चौधरी, और अनुभव भी रखते हैं। 99 में 24 वर्ष की उम्र में ये मंत्री बन गए थे। तो हम लोगों ने लालू यादव से उस समय पूछा, भाई आप 24 वर्ष के व्यक्ति को कैसे बना दिए मुख्यमंत्री? मंत्री बनाए थे राबड़ी देवी की सरकार में। तो लालू जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा कि भाई संविधान में कहाँ लिखा है कि 24 साल का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। हाँ, विधायक नहीं बन सकता है, ये संविधान में लिखा है। और चूंकि विधायक नहीं बन सकता है तो आप 6 महीना से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकते हैं। और फिर इनके जन्म को लेकर विवाद हुआ तो इनको बर्खास्त किया गया। और देखिए क्या विडंबना, उस समय जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी और बीजेपी ही इनके खिलाफ आंदोलन लेकिन एक चीज विनय कुमार जी, अगर सम्राट चौधरी बिहार की जमीन पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो जेडीयू का जनाधार कमजोर होने लगेगा। ये भी डर सता रहा है जेडीयू को, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए
नहीं, देखिए, इसलिए नहीं सता रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से काम किया है। देखिए, बिहार में कुछ नेता है जो 24/7 राजनीति करते हैं, उसमें एक नीतीश कुमार है। चूंकि वो बिहार की जमीन को, मिट्टी को जानते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को जानते हैं, इसलिए उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया और उनके आशीर्वाद से और फिर नरेंद्र मोदी की कृपा से मुख्यमंत्री बने जी। तो वो, इसलिए आज सम्राट चौधरी कह भी रहे हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी मॉडल और नीतीश कुमार मॉडल ही चलेगा, तीसरा कोई मॉडल नहीं चलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है विकास का मॉडल, और नीतीश कुमार का भी मॉडल ये बहुत बड़ी बात आपने की, और ये अभी तक स्पष्ट नहीं मॉडल कौन सा चलेगा। सम्राट मॉडल चलेगा, नीतीश मॉडल चलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या दिल्ली वाला मॉडल चलेगा या यूपी वाला मॉडल चलेगा। मॉडल को लेकर बहुत, मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला विनय कुमार जी, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल सम्राट के सिर पर ताज है, लेकिन मॉडल कौन सा चलेगा, ये बहुत अहम सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। सम्राट सरकार, चुनौतियां हजार, ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बात निकल के सामने आई कि मॉडल किसका चलेगा। और ये जहन में आपके भी होगा कि सरकार बन गई, ताजपोशी हो गई, अब आगे क्या। मॉडल तो बहुत सारे हैं, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले विनय कुमार जी ने इशारा किया, और उसी सवाल को लेकर मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाता हूं, मनीष पांडे के पास। मनीष पांडे, ये जो सवाल है, मॉडल कौन सा चलेगा? दिल्ली मॉडल, यूपी मॉडल, सम्राट मॉडल, नीतीश मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं, कौन सा मॉडल आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी बहुत अच्छी बातें कही चंदन मिश्रा जी ने भी और विनय जी ने भी कि भाई आसाम में कौन सा मॉडल चल रहा है। आपने कहा अमित शाह जी सरकार चलाएंगे क्या, तो आपको लगता है कि आसाम की सरकार अमित शाह जी चलाते हैं? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का सरकार अमित शाह जी चलाते हैं, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का? देखिए, ये नहीं है। बीजेपी आसाम में जाएंगे तो मनीष पांडे जी बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। अभी हम यूपी बिहार तक ही रहते हैं, आसाम में नहीं जा रहे हैं। अभी सरकार जहां से चल रही है वो जग जाहिर है, पता लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किस मॉडल को लेकर आगे सम्राट चौधरी जो है वो आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कम शब्दों में सीधी बात कह दे तो कोई बहुत ऐतराज नहीं होगा। ये बहुत बड़े पैमाने पर एक बात कही जा रही है कि बाबा बुलडोजर वाला जो मॉडल है वो आगे आने वाला है और कुछ दिन में इसका ऐलान होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। मैं चाहूंगा इसको लेकर क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि यूपी की परिस्थितियां, जब यूपी में बाबा को सत्ता मिला था ना, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे और वहां पर वो जो है ना, छोटी मोटी खुरपी कुदाल से वो हटते नहीं, इसीलिए वहां बुलडोजर। बिहार में अपराध नहीं है क्या? बिहार में गैंगस्टर नहीं है, अपराधी नहीं है, क्राइम रेट नहीं है क्या? बिहार में भी तो है ना भाई। या एनसीआरबी का डेटा मैं आपको बताना शुरू कर दूं? 10-20 सेकंड भी तो हमको कंटिन्यू बोलने दीजिए कम से कम। बोलिए। मैं अपनी बात ऐसे करते मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, बोलिए आप। बिल्कुल। अब मैं बिहार पे आता हूँ। बिहार में नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार 2005 से है, इसीलिए लगातार बिहार में उस ओर काम हुआ। ठीक है, आज भी है, बस वैसे नहीं है जिसको बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि अगर कहीं किसी के खिलाफ बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत हार्ड कंस्ट्रक्शन होगा, तो हम बुलडोजर पे कहीं घबराएंगे भी नहीं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यूपी में जिस बुलडोजर की जरूरत थी, जिसको बाबा ने, और वो फॉर्मूला बहुत मतलब कामयाब भी हुआ, बिहार में मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर की जरूरत है। लेकिन अगर जरूरत होगी तो हम उससे घबराएंगे नहीं, उसका निश्चित रूप से इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को यह आश्वासन देता हूं। अब रही बात कि हमारे मित्र बहुत सारी बातें कह रहे थे कि भाजपा जानती है कि वह सत्ता में सीधा नहीं आएगी, इसीलिए उसने
पहले तो नीतीश जी के नाम पर शासन चलाया और उसके बाद जो है नीतीश जी को अलग करके ये कर दिया। तो भैया मैं तो सीधा सीधी पूछना चाहता हूँ कि भाजपा न जानती है कि वो सत्ता में नहीं आ सकती, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के भाजपा नहीं जानती कि वो सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन आप सबसे छोटी पार्टी बन के आपने शपथ ग्रहण का डेट भी तय कर लिया था। तो प्रश्न तो आपके खुद पे अपने खुद से उठने वाले हैं। दूसरी बात तो मैं यही कहूंगा कि भाई साहब यही नीतीश जी है ना जिन्होंने बिहार की धरती पर यूपीए का श्राद्ध कर। आपकी आवाज मनीष पांडे जी कट रही, मैं चाहूंगा अनम्यूट करें को समझ जाते दूरदर्शी होते तो मुझे लगता है आज शायद सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तीसरी बात, 17 महीने की सरकार में नीतीश जी ने पता नहीं कितने मंचों से कहा होगा कि अब आगे तो मेरा तेजस्वी संभालेंगे, कौन है संभालने वाला, लेकिन शायद वो लायक नहीं निकले, उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। अगर लायक 17 महीने में निकल गए होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज सम्राट चौधरी जी को इसकी जरूरत होती, शायद इस जगह पर तेजस्वी जी रहते। लेकिन मैं बात तो यही कहूंगा अपने विपक्षी मित्रों से कि भैया आप बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर जवाब ले लेते हैं। मैं कहता हूँ यह एनडीए की सरकार है। आपने कहा भाजपा की सरकार है, नहीं भाजपा की सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है और नेतृत्व जैसे पहले था वैसे ही था, सिर्फ चेहरा बदला है। ठीक है, मैं चाहूंगा आरजेडी के जो प्रवक्ता जवाब दे। शाहनवाज मनीष जी आज भी बहुत उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रिचार्ज तो हो गया है मगर इसकी वैधता तय नहीं हुई है, इसकी वैलिडिटी कब तक चलेगी आपको पता है इसकी वैधता? अब पता है आपको? मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो बता ही दिया ना कि जिस प्रकार से ये बेमेल का मोहब्बत है ये कब तक चलेगा, इसकी गारंटी अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है और एश्योर नहीं हो पा रही है। अभी जो देखिए कि जो सामने चीजें आ रही है, जनता दल यूनाइटेड के एक उत्तराधिकारी को चुना गया और पूरे प्रकरण में उत्तराधिकारी गायब है, और उनको जब डिप्टी सीएम और सीएम बनने की दावेदारी हुई, नीतीश कुमार जी का तो विदाई तय हो गया था। उसके बाद एक नैरेटिव चला कि निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे या डिप्टी सीएम होंगे। ना निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री बने, ना डिप्टी सीएम रहे, और पूरे फ्रेम से, शपथ ग्रहण के पूरे फ्रेम से कहीं ना कहीं बाहर दिखाई दिए। तो ये इट इज वेरी क्लियर कि ऑल इज नॉट वेल देयर, और रिचार्ज तो हो गया है मगर मतलब आप मोटे तौर पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार की पार्टी को, ऐसा आप कह रहे हैं? ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। केवल इसमें मेरा भी मत है। ऐसा पूरे बिहार के लोग और देश को जो राजनीति समझ रहे हैं और जो नीतीश कुमार जी की राजनीति को खासतौर से करीब से देखे हैं, उन सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो खेल हुआ है, इस खेल में नीतीश कुमार जी को अपने स्लीपर सेल के माध्यम से उनकी कुर्सी को समाप्त किया गया, उनकी कुर्सी को गिराया गया है। और नीतीश कुमार जी अब इसके बाद क्या करते हैं, नीतीश कुमार जी क्या कमबैक करेंगे, इस पर जवाब अभी जो नहीं, आपने बड़े गंभीर बातें की, इस पे जवाब ले लें। मनीष पांडे जी जवाब दें। मनीष पांडे जी। अरे भैया मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीतीश जी जब इंडी गठबंधन की नींव रखने गए थे तो रिचार्ज क्यों नहीं हो पाए? नीतीश जी तो गए थे आप लोग को रिचार्ज करने के लिए, लेकिन आप लोग का सेल इतना बैठा हुआ था कि वो रिचार्ज ही नहीं हो पाया। लास्ट में नीतीश जी को खुद इधर आना पड़ा। तो भाई इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने दिल में झांको और तब भी दूसरे से शिकायत करो, ज्यादा बेहतर होगा। फैक्ट यह है कि तेजस्वी जी को रिचार्ज करने की जरूरत है। आप लोग सब मिलकर तेजस्वी जी को रिचार्ज कीजिए, वो डिफ्यूज हो गए हैं बेचारे। जब से 25 सीटें आई है तब से पूरी तरीके से शौक में है, अन्य संड बंड बकते रहते हैं। भाई हमारा तो गठबंधन ऐसा है कि नेतृत्व परिवर्तन भी हो जाता। और आपने कहा अभी निशांत जी की चर्चा की, अरे भाई साहब यही तो हमारी खूबी है। आज नीतीश जी के लिए पिछले 20 वर्षों में सत्ता बड़ा कभी नहीं रहा। उनके परिवार का एक सदस्य, ना उनका भाई ना उनका बेटा, कोई नहीं फ्रंट पे आया। और आज फिर आप निशांत की बात करें, डिप्टी सीएम बन जाते तो आप परिवारवाद की बात करते। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि दोहरा चेहरा जो आप लोगों का है वह बड़ा, अब बिहार की जनता, देश की जनता समझ गई। दोहरा चेहरा परिवारवाद पे परिभाषा देने लायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो परिवारवाद करते, परिवारवाद पूरे गठबंधन में परिवारवाद कहाँ है वह चेहरा? अरे भैया ऐसा अफरोज आलम जी मैं आपके पास इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है
कि कोई एक्टिव मुख्यमंत्री ने अपने पद का त्याग किया है और एक उच्च सदन में जाने का काम किया। यह कभी भी राजद या इंडी गठबंधन के किसी भी नेताओं में यह आदर्श ना तो कभी रहा है और ना कभी होगा, मैं एक दावे के साथ कहता हूं। और निशांत जी की जहां तक बात है, निशांत जी की भी भूमिका निश्चित रूप से नीतीश जी ने तय की होगी। वो भी आएंगे, अगर वो संगठन का काम करने के लिए आए हैं तो पहले वो संगठन का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलते खेलते और सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अगर उनके लिए उन्होंने मनीष पांडे जी बात आ गई, अफरोज आलम जी, यहाँ तो रिचार्ज की बात हो रही, मोबाइल की बात हो रही है, आपका क्या नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है? जी मैं पहले अपने मित्र साथी को बता दूं कि परिवारवाद पर जब चर्चा किए हैं कि निशांत जी को लाते तो परिवारवाद हम लोग कहते, क्या सम्राट चौधरी जी सपुनी चौधरी के बेटे नहीं है, इसमें परिवारवाद नहीं है क्या? इनके गठबंधन के चिराग पासवान जी, इसमें परिवारवाद नहीं है क्या? मांझी जी के लड़के मंत्री, इसमें परिवारवाद नहीं? कुशवाहा जी का बेटा मंत्री, इसमें परिवारवाद नहीं? जब सब परिवारवाद, आप लोग पूरा परिवार मिलकर परिवारवाद जब चला रहे हैं बिहार में, तो एक और निशांत जी अगर नजर आ जाते तो कौन सा बड़ा खेल हो जाता? ठीक, लेकिन इनको तो इसी पर जवाब ले लेते, इसी पर जवाब दे दीजिए मनीष पांडे जी। जवाब मैंने तो उस बात का जवाब दिया, कहा कि अभी निशांत कहाँ है, ढूंढ रहे थे निशांत को। उस पर मैंने कहा देखिए परिवारवाद भी किसका क्या है नहीं वो बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया है। इसमें भी क्या दो चीजें, आपका परिवार बड़ा बढ़िया है, उनका परिवार अच्छा नहीं है क्या? ये कितना बिहार में चल रहा है? और एक सवाल आप बीजेपी के प्रवक्ता से जो पूछ रहे थे हमारे एंकर महोदय कि बिहार में कौन सा मॉडल चलेगा, तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूं कि बिहार में जनता का मॉडल ही चलेगा। और इन लोग जब अपना मॉडल थोपने की जब भी कोशिश करेंगे कि 5 साल तक ये सरकार चलेगी, बिहार की जनता है कभी भी रोड पर आ सकती है। ये दूसरा मॉडल कोई थोपने की कोशिश करेंगे तो बिहार में बिहार के जनता का ही मॉडल चलेगा, ये तय है। ठीक है, हाँ मनीष पांडे जी जवाब दे, इस पर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जुड़ गया भाई, बार कट जा रहा। देखिए मॉडल तो जनता का ही चलता है, सवाल है सत्ता जो है वह किस मॉडल पे काम करती है उसका विषय यहाँ पर हो रहा था। जनता का मॉडल तो चलता ही है। आप लोगों ने दुर्भाग्य क्या है इन सब के पीछे, जो एक सबसे बड़ा विषय मैं रखना चाहूंगा कि इतना बड़ा सत्ता नेतृत्व परिवर्तन आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं बिहार में विपक्ष की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया, विभाग बट गए, लेकिन विपक्ष कहीं चू चपड़ भी नहीं करवा सका, कहीं एक विवाद भी खड़ा नहीं करवा सका। एक विधायक कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसी बात आप बताइए कि कुर्सी से आपने स्वीकार कर लिया इस नेतृत्व परिवर्तन को, क्या चू चपड़ करना, चू चपड़ करने वाली बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। पिछली बार तो आपने बहुत प्रयास किया था, 17 महीने की जो मैं आता हूँ, आप तीनों की बात आ गई भाई, तीनों की बात आ गई, तीनों की बात आ गई। मैं आप सबकी बात है कि चंदन मिश्रा जी हमारे साथ, चंदन मिश्रा जी, चंदन ठीक, चलिए ठीक है मनीष पांडे जी, मैंने आपको वक्त दे दिया। चंदन मिश्रा जी आप क्या कहेंगे? चंदन मिश्रा जी इस विषय पर आप पूछना क्या है आपका विषय? यहाँ बहुत सारे विषय चल रहे हैं, लेकिन मोटा विषय ये है, यहाँ बहुत सारे विषय हैं, यहाँ परिवारवाद भी चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क भी चल रहा है, यहाँ पे सिग्नल भी चल रहा है, रिचार्ज भी चल रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन मॉडल कौन सा चलेगा? सम्राट मॉडल जिसपे मेन है, क्योंकि अब तो जनता ये देखने वाली है कि आगे बिहार की राजनीति में अब किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी, वो मॉडल कौन सा होगा, वो आपको क्या नजर आता है पत्रकारिता के अनुभव से? मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए अजहर जी, मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने अपने अपने ढंग से कहा, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दलों का जो अपना दृष्टिकोण होता है वह दल के हिसाब से होता है, लेकिन सरकार जब बन जाती है और सरकार ने जो लोगों के साथ कमिटमेंट किया है बिहार की जनता के साथ में, जो पूरे कहते हैं ना कि इस बार प्रचंड बहुमत लेकर गठबंधन की सरकार आई है, तो इनकी जवाबदेही जनता के प्रति अब कहीं ज्यादा है, क्योंकि 2-3 विषय लेकर सबसे अधिक मसले उठे थे पूरे चुनाव के दरमियान। उसमें था बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या, बिहार में उद्योग नहीं है, बाहर लोग जाके काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी इन सेक्टर पे बिहार की सरकार को, नई सरकार को या बिहार के नेतृत्व परिवर्तन वाली सरकार को काम करना होगा।
क्योंकि जनता अब चाहती है कि क्या काम उस हो। सेक्टर पे चंदन मिश्रा जी पहले नीतीश कुमार ने काम किया, आपको लगता है? मुझे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही सरकार बनी थी तो इन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई थी सीनियर अधिकारियों की। उन अधिकारियों को जिम्मा दिया था कि आप प्रोबेबिलिटी, संभावना तलाशें, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किस क्षेत्र में हम इंडस्ट्री ला सकते हैं, पूंजी निवेश हो सकता है। और इस पर कमिटी ने जो हाई अथॉरिटी कमिटी है, इन लोगों ने काम शुरू भी किया है। और यही काम करना होगा सम्राट चौधरी को। नीतीश जी ने जो एक नया बीजारोपण किया विकास के, खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, है ना, और ये तरक्की उस क्षेत्र में वो करनी है ज्यादा जहां बेरोजगारी की समस्या है। और सम्राट चौधरी यंग है, नौजवान है ना, दौड़ सकते हैं पूरे बेरोजगारी और पलायन को लेकर चंदन मिश्रा जी जो सपने दिखाए गए दूर करने को लेकर, क्या वो सपना साकार करना आपको लगता है इतना आसान है बिहार में मौजूदा वक्त में? और वो सम्राट चौधरी आने वाले कुछ सालों में कर सकते हैं? वो कैपेबिलिटी आपको दिखाई पड़ती है जब उतना तजुर्बा नहीं है? देखिए, तजुर्बा सिर्फ एक व्यक्ति के तजुर्बे से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है पूरी टीम के साथ में। और अगर आप कोई रोड मैप तैयार करते हैं, रोड मैप के हिसाब से सरकार काम करती है, तो जाहिर है कि उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और बढ़ना पड़ेगा। एक बहुत अहम सवाल चंदन मिश्रा जी, अगर सम्राट चौधरी बीजेपी के जिसे कह सकते हैं बीजेपी के खेमे से आते हैं, अगर वो जब ज्यादा तेजी से कदम आगे बढ़ाएंगे तो डर कहाँ लगेगा? आप भी समझ रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो डर, वो जो जेडीयू का जनाधार है वो खसकने लगेगा, तो फिर ये दिक्कत ना बन जाए, ये कहीं दिक्कत ना बन जाए सर? देखिए, जब जनता का काम होता है ना तो जनाधार अपने आप बढ़ता है। आप जनाधार को जनता के या विकास के कार्यों से जोड़कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जनाधार उस लिहाज से बढ़ता है जब आप पब्लिक के लिए आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे होते हैं तो जनाधार खिसकता है। इसका उदाहरण बिहार ने ही दिखाया है। इसलिए बिहार में पूरी संभावना है, पोटेंशियलिटी है। और बिहार सरकार जो बनी है, नीतीश जी ने जो एक रोड मैप तैयार किया है, अहम सवाल, बात खत्म कर लूं, पूरी करिए, है ना। तो अगर उस दिशा में बिहार की सरकार, नई सरकार, नई नेतृत्व वाली सरकार, जदयू और भाजपा की सरकार आगे बढ़ेगी तो निसंदेह काम करने का अवसर भी है इन्हें, और काम करने का पूरा मैदान भी है। ये लोग बेरोजगारी भी दूर करने के लिए अगर औद्योगिकरण भी करते हैं, और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं बिहार के नौजवानों के लिए एक रोजगार की समस्या दूर करने की, इस काम पर काम करें तो मुझे लगता है कि जनाधार बढ़ने वाला है। यही सवाल मेरा सब। विनय कुमार जी, मैं आपके तजुर्बे से समझना चाहूंगा, जब सम्राट चौधरी परफॉर्मेंस देंगे तो जेडीयू का जनाधार कहीं शिफ्ट ना होने लग जाए और ये डर कहीं नीतीश कुमार के अंदर ना बैठ जाए, क्या ये भी जो चीज जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या एक बहुत बड़ी वजह है वो सपना साकार ना होने की दिशा में? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी आप देखिए, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो दो ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, कितने अनुभवी और कितने काबिल व्यक्ति हैं। विजय चौधरी पहली बार 82-83 में विधायक बने थे, पीओ थे, पटना यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद पीओ की नौकरी कर रहे थे, और उनके पिताजी का निधन हुआ तो रोटेट कैमरा कर दी, कैमरा विधायक बने। रोटेट 82-83 से सामाजिक जीवन में है, तो एक तो उनका लंबा है। उसी तरह से विजेंद्र यादव आप देखिए 90 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अब आ जाना चाहिए। और 9वीं बार लोग विधानसभा में पहुंचे हैं लगातार, 90 से कभी कोई चुनाव आ रही नहीं। कितने अनुभवी लोग हैं, लंबे समय तक मंत्री। विजेंद्र चौधरी का तो रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक। ये बात विनय कुमार जी आप मानते हैं? नीतीश कुमार हमेशा से उस एंगल पे रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का अनुभव उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है, ये सरकार तो, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि ये जो सरकार हमारी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की मॉडल और नीतीश कुमार की मॉडल पर चलेगी। नीतीश कुमार का मॉडल समावेशी विकास का मॉडल रहा है, तभी जाति लेकिन दोनों की विचारधारा की जो बात करें वो अलग अलग हैं, वो समायोजित शर्तों पे हुई हैं, लेकिन वही शर्तें कहीं दिक्कत ना आगे पैदा करें। दिक्कत इसलिए पैदा नहीं करेगा कि क्योंकि हमने आपको बताया ना कि भाई सम्राट चौधरी कोई
संघ के बैकग्राउंड के नहीं है, नहीं है। सम्राट चौधरी भाजपा के बैकग्राउंड के नहीं है। 17-18 में वो भाजपा में आए, तब भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर यह परिस्थिति एक सवाल में सीधा पेचू, नीतीश कुमार जेडीयू का भविष्य तो देख रहे होंगे ना, वो तो देख रहे होंगे अपनी पार्टी का भविष्य। देखिए जेडीयू का भविष्य और उज्जवल है। हाँ। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सेटिंग किया है, फील्डिंग, उन्होंने इसलिए नहीं विजय चौधरी को बनाया है और विजेंद्र यादव को बनाया है, वो मैसेज दिए अपने लोगों को। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में भी नीतीश कुमार की भूमिका रही है। तो उन्होंने मैसेज दिया, क्योंकि जो समीकरण उन्होंने बनाया था लव कुश समीकरण, और उसके साथ धानुक को जोड़ा था जो 10-11% वोट बैंक है बिहार में, तो इस वोट बैंक को और कंसोलिडेट किया उन्होंने, क्योंकि लंबे समय तक लव ने शासन किया और अब कुशवाहा के हाथ में, कुश के हाथ में शासन है। सम्राट चौधरी के पहले केवल सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जो कुशवाहा समाज से थे, और ये दूसरे व्यक्ति है कुशवाहा समाज के, सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री बने हैं। तो और इसके अलावा उन्होंने, नीतीश कुमार ने ये भी दिखलाया बिहार में कि भाई मेरे साथ अगर कोई यादव समाज का भी रहता है तो तेजस्वी यादव को भी उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और अब विजेंद्र यादव उनके साथ है तो विजेंद्र यादव को भी उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो वो क्या ये माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो एक तरह से लव कुश जो समीकरण आपने बात कही, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर उसे शांत किया है, अपने को और मजबूत किए। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को और कंसोलिडेट किए, न केवल, और ये एनडीए के लिए अच्छा है। भाई देखिए, आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी या जनता दल यू का जो गठबंधन है सबसे पुराना गठबंधन है, और आज हाँ 1-2 बार ये गठबंधन जरूर टूटा बीच में, लेकिन बाद में नीतीश जी को भी लगा कि एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, मैं आपका तारुफ करा दूं, प्रोफेसर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, उनका रोटेट कैमरा कराइए, उनका कैमरा। प्रोफेसर साहब मैं चाहूंगा कैमरे को थोड़ा सा ठीक कर लें ताकि कि आपको लोग देख पाए, तब तक अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार में राजनीति है और जो लालू यादव का वोट बैंक है, यादव मुसलमान का वोट बैंक है, जो ये वोट बैंक करीब करीब 30% के आसपास माना जाता है, तो इसके काट में जो नीतीश कुमार ने बिहार में वोट बैंक तैयार किया था, उसमें लवकुश के साथ धानुक, ऊंची जाति के लोग, अति पिछड़े के लोग, दलित को जोड़कर उन्होंने एक वोट बैंक बनाया, और उसके कारण लगातार 20 वर्ष से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 2000 जब से इन्होंने बनाया समता पार्टी, तो 95 को अगर छोड़ दे तो 95 के बाद कभी लालू प्रसाद यादव अपनी बदौलत सरकार नहीं बना पाए। ठीक है, 95 में वो देखिए वक्त की थोड़ी सी मिला था। 95 के बाद लालू प्रसाद यादव जी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और जब भी सरकार बना गठबंधन की सरकार बनी, और 2010 में तो ये स्थिति हो गई लालू जी की कि केवल 22 सीट पर सिमट गए थे, और तब फिर नीतीश कुमार ने उनको ताकत देने का काम किया, और 15 में जब फिर सरकार बनी लालू यादव के साथ, ठीक है, तो राष्ट्रीय जनता दल रिवाइव किया, राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बिहार में बढ़ी, और उसका नतीजा है कि फिर तेजस्वी यादव भी स्थापित हुए लीडर के रूप में, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, मैं विनय कुमार जी, आपकी बात आ गई, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। शाहनवाज परवेज, फाइनल कमेंट कब शब्दों में जल्दी से? देखिए, विनय कुमार जी लंबा लेक्चर दे रहे थे और वरिष्ठ साथी है, मगर उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का जो अभी जो स्पीच चला, उसमें बहुत सारा ऐसे पॉइंट्स है जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उन्होंने कह दिया कि माई समीकरण, यादव और मुसलमानों की आरजेडी की समीकरण करीब करीब 30% की रही, तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि मुसलमानों का कभी वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ गया ही नहीं, और इन्होंने ये भी डिनाई कर दिया कि जितने भी ओबीसी और नॉन ओबीसी के समाज के लोग हैं उनका कभी वोट आरजेडी की तरफ आया ही नहीं, और तो जब सारे लोग इधर ही चले गए उधर चले गए, तो इनका कुछ समीकरण जो है वो हवाई बातें हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है आजकल के मीडिया चैनलों में माई समीकरण के नाम पर, वो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं कमोबेश लगा। बात इतनी सी है कि चुनाव
किन मुद्दों पर हुआ वो मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि चुनाव में थोड़ी देर के लिए डिबेट में आया कि चुनाव जो मुद्दों पर हुआ वो मुद्दे थे, सबसे अहम मुद्दे थे बिहार से पलायन, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का ही एक पार्ट है पलायन, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर कम है, इसलिए पलायन हो रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री महोदय बिहार में पलायन रोकने के नाम पर सत्ता में आए, सरकार में आए, उन्होंने कमिटमेंट किया कि 20 साल में हमसे ये एक काम है जो पूरी तरह से अछूता रह गया और हमको ये काम करना है। और बिहार के नौजवानों ने और मैंडेट अगर दिया है नीतीश कुमार जी को और एनडीए के गठबंधन को, उन्होंने पलायन रोकने के नाम पर नीतीश कुमार जी को ये सरकार चलाने का अवसर दिया था। अब बात ये हुई कि जो पलायन के नाम पे सरकार आई और जिनको मुख्यमंत्री पलायन रोकने के नाम पे लाया गया, वो मुख्यमंत्री स्वयं खुद ही पलायन कर गए। तो चिंता बिहार के बिहारियों के लिए ये है, जो मुख्यमंत्री पलायन रोकने आए थे, आज वही मुख्यमंत्री का पलायन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से कर दिया। चिंता का विषय अब ये बात आ गई और सोशल इंजीनियरिंग की अगर शान भाई बात आ गई। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत है। जो पलायन रोकने आए थे, बीजेपी ने उनका पलायन कर दिया। इस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी, आप थोड़ा देर से जुड़े, प्रोफेसर साहब फाइनल कमेंट में चाहूंगा इस पर आप दें। अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट कर दिए सर। प्रोफेसर साहब अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलिए। अब देखिए बिहार की स्थिति जो थी 2005 में जब नीतीश कुमार को मिला होता बिहार, उस बिहार को देखिए जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उनके पुराने इतिहास को खगालना चाहिए। मैं 2 शब्दों में बताना चाहता हूं कि वो पुराने अपने इतिहास को तो खगाले, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बिहार को किस तरीके से जो मिला था, उस बिहार में सुशासन, स्थिरता, अनुशासन, सड़क, बिजली, रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, नशाबंदी, ये तमाम ऐसे काम थे जिसके कारण माननीय नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 20 वर्षों तक एक छत्र राज करने का अवसर दिया। उनको एक मैंडेट दिया कि 20 सालों में क्या प्रोफेसर साहब पलायन रुक गया? देखिए पलायन तो हर स्टेट से है, ये कहां आप कह रहे हैं बिहार में आप मानते हैं ये ज्यादा है? नहीं देखिए बिहार में और अगर ज्यादा है तो उसकी डेडलाइन क्या है? जब 20 साल आपको मिल गए तो कोई डेडलाइन तो देंगे ना जनता को। डेडलाइन तो हमने जो बिहार में काम किया है, जो बिहार की जीडीपी है, बिहार की जो प्रगति है, जो बिहार की बिजली है, जो सड़क है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, वहां की शिक्षा व्यवस्था है, ये सारी चीजें बता रही कि बिहार कहां से कहां पहुंच गया। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको जनता ने मैंडेट दिया है। हमने ना तो हमें आरजेडी ने मैंडेट दिया, न कांग्रेस ने दिया, न अन्य पार्टियां ने दी है। मतलब सम्राट चौधरी के लिए करने के लिए अब कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ आप कर चुके हैं, आप ये कह रहे हैं। देखिए सब कुछ कर चुके, करना तो बहुत कुछ, देखिए कभी तो करना तो बहुत है। क्या करना है आप बताइए, करना क्या है आगे, क्या करना? अब जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है, सड़कें मेंटेन मैं एक सवाल, आप क्योंकि देर से जुड़े, सम्राट चौधरी जी को क्या करना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। सम्राट चौधरी जी को जो माननीय नीतीश कुमार के अधूरे काम है उसको पूरा करना पड़ेगा। कौन से अधूरे काम, कौन से अधूरे काम है? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, जनप्रतिनिधि खुल के बोलिए। खुल के क्या बोल भाई, जब देखिए माननीय नीतीश कुमार का एजेंडा तो मेनली विकास का था। हाँ विकास था, और अब विकास पे जाएंगे तो आप कहेंगे ये सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। सामाजिक न्याय के साथ विकास नहीं, था। जो एक सवाल मेरा प्रोफेसर साहब, बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में गरीबी थी, पलायन था, और वहां जो अति पिछड़ों, अति दलित, इन सबको एक मुख्य धारा में लाने का काम था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। महिलाएं वहां उत्पीड़ित थी, महिलाएं वहां। चलिए मैं फाइनल कमेंट में, ठीक है प्रोफेसर साहब आगे, जब थी में सब चला गया, अब तो था थी हो गया। सबसे बड़ी, अब मैं क्या बताऊं, अभी है समस्या बिहार में पलायन की समस्या है, बिहार में गरीबी की समस्या है, बहुत समस्या है। आप ये ना कहिए कि सब दूर, ये ना कहिए आप। एक चीज कहना चाहिए आजाद जी कि जो सबसे बड़ी समस्या है मेरे समझ से, वो है बाढ़ का नियंत्रण, पानी का नियंत्रण। अरे बहुत समस्या है, बहुत समस्या, जमीन तो उतर के तो देखिए, बहुत समस्या है। बाढ़ की स्थिति को आप काबू कर ले और उसी पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे बिहार के खेतों में, तब बिहार
से पलायन भी मैं देखिए आपको थोड़ा मनीष पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट आपका। मनीष पांडे जी, कम शब्दों में जल्दी से देखिए, सब कुछ तो हो चुका है और बजट का मेरा आवंटन भी हो गया। 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन कोसी मेची परियोजना को हो चुका, उस पर काम भी शुरू हो गया है। देखिए, जो प्रधानमंत्री वही बात कह रहा था, देखिए हर इस बार पार्टी भी आपने की कहा अपनी कि एक विचारधारा में, मेरी हैं। बात को समझ लीजिए। चलिए, अच्छा अपनी बात को पूरा करें, मैं बाद में बोल दूंगा। मनीष पांडे जी जल्दी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने 2025 के चुनाव में बिहार की जनता से वादे किए थे, वही काम करना है। और क्या काम करना है उसमें? अरे वो तो कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर झा उन्होंने कहा आपने 20 साल में सब कर दिया, तो बचा क्या आपके लिए? भाई आप तो जो बात कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। सुनिए तो मेरी ये प्रोफेसर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा भाई। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। हमने पहले लक्ष्य रखा था, यही एनडीए की सरकार ने, कि बिहार के किसी भी कोने से 5.5 घंटे में पटना आएंगे। ठीक, आपकी अनम्यूट करें, जल्दी से बोलें। विकास का कोई है क्या बना के रखते हैं क्या? विकास तो कंटिन्यू करना चीज है। एक विकास होगा, उसके बाद उसके आगे दूसरे। अरे ये सतत प्रक्रिया की सर कोई डेडलाइन दे, हम सुन चुके हैं, बोर हो चुके हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हर नेता ये कहता रहता है हमें डेडलाइन चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए आज की राजनीति वाला जो विषय पहले चलता था ना चुनाव में, रोटी कपड़ा और मकान वाला जो पहले मुद्दा चलता था, वो खत्म हो गया। मुद्दे बदल गए हैं पिछले 11-12 वर्षों में देश के। चलिए, थोड़ी वक्त की कमी है फिलहाल, सबकी प्रतिक्रिया आ गई। मैं वक्त की मैं ज्यादा लोगों को नहीं दे सकता फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई, चंदन मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदन मिश्रा जी, विनय कुमार जी, कुमार कौशलेन जी। तो ये तस्वीर है हर पार्टी की विचारधारा, लेकिन सबके बीच बिहार की मौजूदा वक्त में भी बहुत समस्याएं हैं जिनको दूर करना है। उसमें पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, सम्राट सरकार है। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि चुनौतियां हजार हैं, लेकिन इन चुनौतियों की डेडलाइन देगा कौन? सवाल तो यही है। प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का